हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकुमार है और आप सभी का मेरे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहली बात तो ये है कि हम किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लें, चाहे बोर्ड एग्जाम्स ले लें, आप जेईई मेंस की बात कर लीजिए, आप जेईई एडवांस की बात कर लीजिए, आप नीट की बात कर लीजिए, आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्टेट बोर्ड की बात कर लीजिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका एक वेटेज है, इस बात को हमें समझनी होगी। दूसरी चीज़ ये भी समझनी है कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, हम बात करते हैं करंट की, हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, इन सभी चैप्टर्स में इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो अगर हम अपना ये चैप्टर काफ़ी अच्छा कर लेते हैं तो फिर आने वाले जो भी चैप्टर्स है उनको समझने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रो, एक हमारा होता है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या होता है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और वही स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, चार्ज एट रेस्ट। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो उसके आसपास जो भी हम स्टडी करेंगे वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि चार्ज है क्या, सवाल उठता है कि चार्ज है क्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ चार्ज के बारे में, जैसे ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूँ चार्ज के बारे में तो चार्ज एक तरह का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी का क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। क्या मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी से मेरा मतलब ये है कि हम इंसानों में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कोई इंसान अच्छा हो सकता है, कोई इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है, कोई इंसान हमेशा समय पे काम करता है। ये सभी चीज़ें उस इंसान की प्रॉपर्टीज हैं। उसी तरीके से कोई भी बॉडी ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उन सबकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती है। चार्ज उनमें से एक प्रॉपर्टी है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक पार्टिकल है ए, मेरे पास एक पार्टिकल ए है जिसके पास चार्ज है। अच्छा, चार्ज को हम लोग किससे दिखाएंगे, क्यू से। चार्ज का सिंबल हम क्या रखते हैं, क्यू रखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जिसमें एक चार्ज है क्यू, Q1, और मेरे पास एक दूसरा पार्टिकल है जिसके पास भी चार्ज क्या है, Q2। तो क्योंकि इन दोनों ही पार्टिकल्स के पास चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। क्या होगा, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है क्या? तो चार्ज का हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंबल का बात करूँ चार्ज का तो वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमारा होता है कूलम, COULOMB, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कूलम कहाँ से आया? तो हमारे एक पुराने समय के एक साइंटिस्ट हैं कॉलम्स, तो उन्होंने चार्ज पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है उन्होंने उसके लिए एक फॉर्मूला भी निकाला। तो इसलिए उनके ऑनर में चार्ज का यूनिट क्या दिया गया, कूलम कर दिया गया। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आइए हम डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। अगर यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ चार्ज के बारे में, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। तो अगर मैं नेचर की बात करूँ तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से मेरा मतलब है कितना, प्लस में, नेगेटिव चार्ज से मेरा मतलब है माइनस में। क्या ये बात समझ में आ रही है हम सभी को? अब थोड़ा सा और आगे डिस्कशन को हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस इनका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे कि एक नियम है। वो नियम क्या कहता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल्स ईच अदर।
जो भी लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वही दूसरी ओर जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या इसका मतलब है? लाइक चार्ज से मेरा मतलब है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो क्योंकि इन दोनों ही पार्टिकल्स के पास चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। और वो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ये जो एक दूसरे पर ये फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये हमें समझना होगा। अच्छा, अगर एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये दोनों भी एक दूसरे पर क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अब इसका मैंने उल्टा ले लिया। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि ये अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक फोर्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है और यहाँ पे फोर्स ऑफ क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा समझते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिए। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल सोर्स ऑफ चार्ज, फंडामेंटल सोर्स ऑफ चार्ज के बारे में, तो देखिए चार्ज के नेचर में जो भी चार्ज हमें दिख रहे हैं उनका दो ही सोर्स है, या तो वो इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं या फिर वो प्रोटॉन से आ रहे हैं। हम सभी को पता है कि एक एटम में हमारे पास एक न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है, न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े रहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस तरीके से चक्कर काटते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। ये हम सभी को पता है। और हमें ये भी पता है कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर कुछ भी बना है तो इन्हीं तीनों से बना है, किसी चौथे से नहीं बना है। ये बात तो हमें समझ में आती है। अच्छा, जिसमें ये जो प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सवाल है कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई। ई क्या है, तो ई को हम लोग बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है। ये जो चार्ज हम देख पा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट क्यों हम इसको कह रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को समझ रहे हैं। नेचर में इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है वो या तो प्रोटॉन का चार्ज है या फिर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को हमें समझना होगा, ठीक है। डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से। तो अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, एक न्यूट्रल एटम की बात करूँ, तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जिसकी वजह से जो टोटल चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक एटम है और इस एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। तो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस बॉडी में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, वही एक मेरे पास एक दूसरा न्यूट्रल एटम है और उस एटम में मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस एटम में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात को हमको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में कैसे आया है, इसका मतलब है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। और किसी बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं। क्लियर है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को हमको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब बात करेंगे इसके बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो सवाल है चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा उसको हम समझते हैं।
तो आइए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी और काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, हम सभी को समझ में आएगा, काफ़ी आराम से समझ में आएगा। वो क्या है कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन का झंझट है ही नहीं। अच्छा, ये भी हमको सबको पता है कि जो भी चीज़ें स्केलर होती है उनको जोड़ना घटाना बड़ा आसान होता है, चुपचाप से आराम से जोड़ देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में 2 कूलम का चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है, इसमें 3 कूलम का चार्ज है। अच्छा, मैं इन दोनों बॉडी को जोड़ दूंगा तो जरा बताइए टोटल चार्ज कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 कूलम और 3 कूलम को जोड़ा कितना हो गया, 5 कूलम हो गया। इसका मतलब क्या है, चार्जेस कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, चार्ज को हम अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। साइन का बस ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है जिसमें -5 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिसमें 3 कूलम चार्ज है। इन दोनों बॉडी को मैंने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, तो बताइए टोटल चार्ज कितना होगा। तो सिंपल सा है, -5 और +3 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा -2 कूलम आ जाएगा। सिंपल, -5 कूलम और +2 कूलम, तो ये हमारा कट के कितना आ रहा है, -3 कूलम आ रहा है। आएगा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है हमारा, कंजर्व्ड। ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है। अगर मैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, आइसोलेटेड सिस्टम का बात करूं, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि बाहर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि उस सिस्टम में मैं बाहर से ना कोई मटेरियल डाल रहा हूँ, ना ही उस सिस्टम से मैं कोई मटेरियल निकाल रहा हूँ, वैसे सिस्टम को मैं बात कर रहा हूँ। एक मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस सिस्टम में एक बार के लिए मान लिया 10 कूलम का चार्ज है और इस सिस्टम को मैंने साइड में कहीं पर रख दिया, इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, इस सिस्टम को मैं ना बाहर से चार्ज दे रहा हूँ, ना ही इस सिस्टम से मैं चार्ज निकाल रहा हूँ। तो इस केस में इस सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, चार्ज विल बी कंजर्व। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 साल बाद भी इस बॉक्स को आकर देखूं तो इसमें 10 साल बाद भी 10 कूलम का ही चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर हम किसी सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसके चार्ज को हम खुद से चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस सिस्टम का चार्ज पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। कितने समय के बाद भी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो चार्ज हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे डिस्कशन को हम बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करना है वो क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो हमारा होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से। हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम से बाहर निकाल सकते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम कहते हैं चार्ज का ट्रांसफर हो गया है। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, जिसमें 5 कूलम का चार्ज है और एक दूसरा बॉडी है जिसमें 3 कूलम का चार्ज है। मैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी। बॉडी ए से मैंने 2 कूलम का चार्ज निकाला, बॉडी ए से मैंने मान लीजिए मैंने 1 कूलम का चार्ज निकाला और उसको बॉडी बी में ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या होगा, बॉडी ए में अब कितना चार्ज बचेगा, तो बॉडी ए में क्योंकि मैंने इसमें से 1 कूलम निकाला है तो इसमें अब 4 कूलम बचेगा, और क्योंकि बॉडी बी में मैंने पहले से 3 कूलम था, इसको मैंने 1 कूलम दिया तो इसमें कितना चार्ज बचेगा, 4 कूलम का चार्ज बचेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो बॉडी ए में 10 कूलम का चार्ज है और बॉडी बी में -6 कूलम का चार्ज है, बॉडी बी में -6 कूलम का चार्ज है, और ए से बी में मैंने 3 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया, ए से बी में मैंने 3 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया। तो क्योंकि पहले 10 कूलम था, इसमें से 3 कूलम निकाला, इसमें अब कितना बचेगा, ए वाले में अब 7 कूलम बचेगा, जबकि बी वाले में अब कितना बचेगा, बी वाले में पहले से -6 था और इसमें 3 जोड़ दिया, तो -6 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, -3 कूलम आ जाएगा। ये ए और बी का फाइनल चार्ज होगा। ये हमें समझना होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं।
देखिए, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में, और उस प्रॉपर्टी से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपका चौथा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। थोड़ा इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है। हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक रूम है, एक जगह है, एक बॉक्स है, मैंने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और 4 प्रोटॉन रखे हैं। आप इस बात को मान लेंगे? आप इस बात को मान लेंगे? बिल्कुल मान लेंगे, है ना? अच्छा, वही मैं दूसरा कंडीशन लेता हूँ। मैंने कहा इस बॉडी में 4.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7.5 प्रोटॉन्स हैं। आप बोलिएगा ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ऐसा क्यों बोलिएगा, हम उस पर भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का संख्या या तो 5 हो सकता है, नहीं तो 4 हो सकता है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं बनता है, या फिर 7.5 प्रोटॉन का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि किसी एक जगह पर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। प्रोटॉन या तो होगा या फिर प्रोटॉन नहीं होगा। आधा प्रोटॉन का या आधा इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं बनता है। 0.4 प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं बनता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इंटीजर में ही एग्जिस्ट करेंगे, अगर प्रोटॉन्स होंगे तो वो इंटीजर में ही एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाता है क्या, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा सा समझिए। चार्ज क्वांटाइज, इसका मतलब क्या है, इसी बात को समझिए। इसका मतलब सिंपल है कि चार्ज जो भी एग्जिस्ट करेगा उसका जो काउंट होगा वो हमेशा इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। तो जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा, किसका, ई का। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इन नेचर चार्ज एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो नेचर में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि या तो 5 प्रोटॉन हो सकता है या फिर 6 प्रोटॉन हो सकता है। 5.5 प्रोटॉन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। प्लस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए और माइनस यूज कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे हमारा इंटीजर है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 1 कुछ भी हो सकता है। और e क्या है हमारा 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फर्दर। मान लीजिए मैंने आपको कहा बॉडी ले लिया, एक बॉडी ले लिया, उस बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रख दिए। तो पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि उस बॉडी में मैंने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं मतलब उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, तो कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू हम माइनस ही लिख देंगे। माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए चार्ज कितना आ जाएगा, n हमारा यहाँ पे कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो n हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये -100 और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो भी कितना होता है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। ये सॉल्व हो गया, हमारा कितना आ जाएगा -1.6 × 10 का पावर -17 कूलम। ये करने आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, थोड़ा सा उसको और समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि चार्ज इज इनवेरिएंट, हमारा जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, जिसका चार्ज कितना है Q, और ये चार्ज अभी क्या है, रेस्ट में। ये चार्ज अभी क्या है, रेस्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी चार्ज को मैंने भगाना शुरू किया, इसी चार्ज पार्टिकल को मैंने भगाना शुरू किया। तो क्योंकि ये चार्ज को मैंने मोशन दे दिया, क्या इसका चार्ज चेंज हो जाएगा? क्योंकि इस पार्टिकल को मैंने एक मोशन दे दिया, ये जो पार्टिकल ए है इसको मैंने एक मोशन दे दिया, मैंने इसको कुछ स्पीड दे दिया, तो क्या इसका चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी का जो चार्ज है वो उस बॉडी का मोशन पर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है। उस बॉडी को हम रेस्ट पे रखें, चाहे 10 मीटर पर सेकेंड से भगाएं, चाहे 20 मीटर पर सेकेंड से भगाएं, चाहे 1000 मीटर पर सेकेंड से भगाएं, किसी भी स्पीड से हम भगाएंगे, सारे केसेस में उस बॉडी का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लेते हैं चार्ज 2 कूलम है पहले, तो भगाने के बाद भी 2 कूलम भी रहे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा क्या होता है, इनवेरिएंट। आप लोगों ने मास के बारे में सुना होगा, आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल से, कि बॉडी को भगाने से उसका मास में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जो कि आप लोग आगे चल के थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है चार्ज को लेकर, थोड़ा सा उसको बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग का ये जो कंसेप्ट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। कंसेप्ट नहीं बोलेंगे, एक फैक्ट है जो कि आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास 3 केसेस होते हैं चार्ज को लेकर। चार्ज को लेकर 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, या तो वो चार्ज रेस्ट में है, या तो वो चार्ज मोशन में है, या तो उस चार्ज को मैंने क्या किया है, एक्सेलरेट करवा दिया है। ये 3 केस हो सकते हैं चार्ज से रिलेटेड। एक एक करके समझते हैं इसमें होता क्या है। एक बात को समझिए, जब भी चार्ज रेस्ट में होगा, इस बात को याद रखिएगा, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब भी चार्ज रेस्ट में होगा, वो अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, वही चार्ज को जब मैं मोशन दे दूंगा, उस चार्ज पार्टिकल को मैं कुछ स्पीड दे दूंगा, वेलोसिटी दे दूंगा, मतलब वो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, वो सब इसी कंडीशन पे बेस्ड है। चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, मोशन देंगे। चार्ज पार्टिकल को हम कुछ स्पीड से भगा रहे होंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। लास्ट कंसेप्ट, अब अगर हम बात करें, अगर क्या होगा, मैंने चार्ज को एक्सेलरेट करवा दिया, चार्ज को मैंने मोशन तो दिया और वो मोशन लगातार चेंज हो रहा है, तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। उस केस में वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? देखिए, दुनिया में हम जितनी भी वेव, लाइट वेव्स को देख रहे हैं, या फिर जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम जो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, हम जो इंटरनेट चला रहे होते हैं, वो सब सिग्नल्स में डील होता है। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वो जो भी सिग्नल्स है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट, सन, सूरज से जो लाइट हमारे पृथ्वी पे आ रही है, वो सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो नेचर में जो भी वेव्स हम देख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्पेशल टाइप का वेव होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से बना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से बना होता है। इस बात को हम लोग आगे चल के समझेंगे। इसको तो एक प्रॉपर एक चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, हमें ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब मेन मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि 2 बॉडीज़ जिनके पास चार्ज है, 2 बॉडीज़, मान लेते हैं एक बॉडी ले लिया ए और एक दूसरा बॉडी ले लिया बी। इन दोनों ही बॉडीज़ के पास चार्ज है, एक के पास Q1 चार्ज है और एक के पास Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के आसपास रखे हुए हैं। तो क्योंकि दोनों के पास चार्ज है, ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इस फोर्स को मैं क्या कहूँगा, इस फोर्स को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहूँगा। अच्छा, ये तो बात हमें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। बट सवाल फिर वही उठता है कि फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है, किधर फोर्स लग रहा है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन कितना फोर्स लग रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स ने बताया कि जब 2 चार्ज को हम एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, क्या हम लोग समझिए। देखिए, कूलम्ब्स ने क्या कहा, चीज़ों को मैं काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सके इस बात को, ठीक है। तो कूलम्ब ने क्या कहा, मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2। एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है,
आर, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है आर, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों पार्टिकल, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, चार्ज अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, इसका मतलब है यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसके पास मास है और साथ ही साथ चार्ज भी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है जो कि मास के साथ एसोसिएटेड होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिना पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है भाई। कितना सेपरेशन है, आर है। दोनों पार्टिकल का चार्ज कितना है, Q1 और Q2 है। कूलम्ब्स ने क्या कहा, कूलम्ब्स ने क्या कहा, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर काम करता है, इस बात को समझना है। अगर पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर पहले वाले ने दूसरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दूसरे वाले ने भी पहले पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कूलम्ब ने क्या कहा, दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बोल दिया, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। तो दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, Q1 इंटू Q2। अब जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब, ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आया ये वो होगा Q1 Q2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा फोर्स भी हमारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। साथ ही साथ कूलम्ब ने कहा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच में, वो इनके बीच का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या होगा, घटेगा, और वो भी किस रेशियो में घटेगा, स्क्वायर में। कूलम्ब ने क्या कहा, जो फोर्स है वो स्क्वायर के डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने 1/r² लिखा है। क्लियर है क्या। तो फोर्स मेरा प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये Q1 Q2 बढ़ेगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर R बढ़ेगा तो R² बढ़ेगा, जिसकी वजह से 1/r² घटेगा और ओवरऑल फोर्स हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तो कूलम्ब ने इन्हीं दोनों बातों पर फोकस किया, और जब उन्होंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। हम सभी को पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो यहाँ पर उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर जो कांस्टेंट लगाया गया उसको बोला गया K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। क्लियर है। K क्या है, K क्या है, तो K को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा गया, और एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट करके आया, इतना आया, 9 × 10⁹ आया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है K का, जो कि हमको एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि K का यूनिट कितना होगा। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, K का यूनिट निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आप लोग इस इक्वेशन का यूज करके K का हम डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं K का ही बात करूँ तो जिसका यूनिट निकालना होता है ना उसको अकेला कर देना होता है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना होता है। देखिए, ये हमारा आ जाएगा फोर्स इंटू R का स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2, ठीक है क्या। अच्छा सुनो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। R मतलब क्या है, डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का, जो कि हमारा उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, अब बाई Q1 क्या है, चार्ज, तो ये Q1 का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब, और इस Q2 का भी कितना हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा K का यूनिट कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं बात। तो ये हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया। हमने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया। हमने क्या समझा, अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, उनके बीच का दूरी R है, तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा।
अब वो फोर्स हमारा कितना आ गया, इतना आ गया कि Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा, आप लोग सवाल कीजिएगा कि फोर्स किधर लगेगा, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कीजिए। तो देखिए, इस पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। हमने क्या बताया था, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन होगा इनके बीच में। अच्छा, अगर मान लेते हैं दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये -Q1 है और इसके बगल में रख दिया कितना, -Q2 रख दिया, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, है ना, एक दूसरे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन होगा इनके बीच में। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कहानी को मैंने बदल दिया, यहाँ पे मैंने चार्ज ले लिया Q1 और इसके बगल में एक दूसरा चार्ज ले लिया, क्या, Q2 ले लिया, ठीक है, और एक पॉजिटिव रखा और दूसरे को नेगेटिव रखा। तब क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, केस कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, फॉर्मूला यही लगेगा, चाहे अट्रैक्शन हो रहा हो चाहे रिपल्सन हो रहा हो, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, ये जो Q1 और Q2 है, हम इस बात को वापस से एम्फेसाइज कर देते हैं, ये जो Q1 और Q2 है, ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। मतलब कि वैल्यू पुट करते समय हमको साइन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या किया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल ले रहे हैं और डायरेक्शन तो हमको सीधे दिख जा रहा है। पॉजिटिव नेचर के चार्जेस हैं, नेगेटिव नेचर के चार्जेस हैं, तो वो तो हमको सीधे दिख जाएगा, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा या फिर अंदर की तरफ लगेगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, ये बात हमें समझ में आ रहा है। मान लेते हैं मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक 4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा और इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी मैंने कितना रखा, इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी मैंने रखा 2 मीटर। 2 चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज है 2 कूलम का, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच का दूरी मैंने कितना रखा, 2 मीटर रखा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। तो मान लेते हैं वो फोर्स कितना है, F है। तो 4 कूलम ने 2 कूलम पे कितना लगाया, F लगाया, और 2 कूलम ने भी 4 कूलम पे F लगाया। ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, क्यों लग रहा है, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, है ना। दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि वो फोर्स कितना आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो K का वैल्यू हम लोग चुपचाप पुट कर देंगे, 9 × 10⁹, हमको पता है, हमको ये चीज याद हो गया है, ठीक है। Q1 का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 4 कूलम ले लेंगे, Q2 कितना ले लेंगे, 2 कूलम ले लेंगे, डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, आर का स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो मैंने 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो 2 का स्क्वायर हमको पता है 4 होता है, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 9 × 2 = 18 × 10⁹ कूलम आ रहा है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लिया। थोड़ा और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया। तो मान लीजिए आपके पास एक और चार्ज है यहाँ पर -3 कूलम, और इसके बगल में एक दूसरा चार्ज रख दिया +4 कूलम का, एक -3 कूलम और दूसरा चार्ज क्या है, +4 कूलम का, और इनके बीच का दूरी कितना रखा, 1 मीटर रखा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और किधर लगेगा। तो डायरेक्शन तो हमको चार्ज का नेचर देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। मतलब ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो डायरेक्शन तो हमने चार्ज का नेचर देख के ही समझ लिया। अब सवाल है कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स के लिए हम लगा देंगे K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, चुपचाप से। अच्छा, Q1 Q2 क्या है, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तब इस वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते समय -3 रखने की जरूरत नहीं, हम चुपचाप से 3 रख देंगे, और यहाँ तो 4 है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो K का वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 कितना है हमारा, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q2 मान लेते हैं। Q1 कितना है, 3 कूलम, Q2 कितना है, 4 कूलम, और डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 12×9
तो हमारा आ जाएगा, इसको 2 कूलम कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 कूलम कर लिया तो 6, ये आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो 54 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हमने दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो हमने निकालना सीख लिया। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। एक काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, आप लोग को बनाने में मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, उस सवाल से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा बात डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। वो क्या है, इस बात को समझिए। मान लीजिए, चलिए आप लोग सबसे पहले मेरे को बताइए इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप लोग मेरे को बताएंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। टोटल फोर्स या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका एग्जांपल सोच लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, इस पे इधर की तरफ 5 न्यूटन लगाया और इस पे इधर की तरफ 5 न्यूटन लगाया। तो मैंने पूछा इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 0। इधर का 5 और इधर का 5 आपस में कैंसिल होकर टोटल फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लीजिए। मैंने कहा मैंने इधर की तरफ 10 न्यूटन लगाया, इधर की तरफ 6 न्यूटन लगाया और वापस इधर की तरफ 4 न्यूटन लगाया। तो बताइए नेट फोर्स कितना हो गया। तो आप फिर से जवाब देंगे 0। क्यों 0 देंगे? इधर की तरफ 10 लग रहा है और इधर की तरफ टोटल कितना लग रहा है, 6 + 4 10 लग रहा है। तो 10 और 10 आपस में कैंसिल होकर 0 आ गया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। एक ऐसा कंडीशन जिसमें बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स 0 है, वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक